गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हमारा इंडियन इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की जो बुक है हमारी, उसका सेकंड चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। चैप्टर का नाम था 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग देखा हमने, इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं और इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कौन बनाता है। प्लानिंग कमीशन बनाता है, 1950 में इस्टेब्लिश हुआ और इसको डिज़ोल्व कर दिया गया और उसकी जगह नया एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ये देखा हमने कल। उसके बाद दो बातें इसमें थी कि इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग किसे कहते हैं, जिसमें सोशल स्फीयर और इकोनॉमिक स्फीयर दोनों इंक्लूड हो, ऐसी प्लानिंग को इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बोलते हैं। और इकोनॉमिक स्फीयर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं और सोशल स्फीयर में कौन कौन से आते हैं, ये सभी सेक्शन में डिटेल से बात करी थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड था हमारा, वो था 5 ईयर प्लान इन इंडिया। इंडिया में 5 ईयर प्लान कब इनिशिएट हुए और कब कब वो डिसकंटिन्यू हुए, मतलब बीच में स्पैन ऑफ टाइम कुछ ऐसा भी निकला है 1951 से लेकर टिल प्रेजेंट, जिसमें 5 ईयर प्लान जो थे वो फंक्शनिंग मोड में नहीं थे। वो किसी भी वजह से पॉलिटिकल केओस या वार सिचुएशन या अदर कोई रीज़न की वजह से उस समय 5 ईयर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो सका उस समय की गवर्नमेंट से, और उन्होंने उसके बदले में एक साल के एनुअल प्लान्स जो थे अप्लाई किए। वो सारा डिटेल इसके अंदर इस सेक्शन में कल बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। जैसा कि कल लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्लानिंग वाला जो फार्मूला है वो हमने सोवियत रशिया यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था कि 5 साल की प्लानिंग बनाइए, उसके लिए टारगेट सेट कीजिए, फिर अपने जो मीन्स हैं उनको एलोकेट कीजिए इस तरह से नेशनल इंटरेस्ट में कि मैक्सिमम उनका यूटिलाइजेशन हो सके, और 5 साल के बाद फिर अपनी प्लानिंग को एनालाइज कीजिए कि हमने कितने टारगेट अचीव किए, हम कहाँ कहाँ फेल रहे, और जहाँ जहाँ फेलियर्स साबित हुए हैं वहाँ पर अगली प्लान के अंदर उसमें सुधार करें और नेक्स्ट प्लान अप्लाई करें। तो ये जो मोड ऑफ एक्शन है डेवलपमेंट का, ये हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी प्लानिंग मोड की, ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल्ड स्टडी की है कि अंग्रेज़ों से हमको एक बैकवर्ड और एक स्टैग्नेंट, पिछड़ी हुई और ठहरी हुई इकोनॉमी हमको मिली थी विरासत में। इट वाज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। इसको हम बैकवर्ड कह सकते हैं क्योंकि इसका जो लेवल ऑफ आउटपुट था और प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज, अदर कंट्रीज। एंड इट वाज स्टैग्नेंट एज द जीडीपी ग्रोथ वाज डिसमल। डिसमल का मतलब निराशाजनक, एक्सट्रीमली लो। जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही लो थी। तो इन दो रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं। तो आप अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हम इंडियन इकोनॉमी को एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बैकवर्ड और स्टैग्नेंट किस बेसिस पे कह सकते हैं। तो बैकवर्ड कह सकते हैं कि आउटपुट और प्रोडक्टिविटी लेवल लो था, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज बैकवर्ड इकोनॉमी। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी बिकॉज द जीडीपी ग्रोथ रेट वाज वेरी लो। ओके, सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो ऐसी इकोनॉमी को जो बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट है, कमज़ोर है, उस इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस जो होती हैं सप्लाई और डिमांड की, मांग और पूर्ति की, उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। टू ट्रेस इट्स पाथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि वो इन फोर्सेस का सामना करते हुए अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पाथ है, जो मार्ग है, उसको पूरा कर सके। इस चीज़ को आप यूँ समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट। तो शुरू में तो वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, माँ की गोद में रहता है। उसके बाद फिर वो घुटने घुटने चलना शुरू करता है। फिर 8-9 महीने का, साल भर का होने का आता है तो वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। लेकिन उसका जो मूवमेंट है बहुत ही अनस्टेबल होता है, सही तरीके से पैर नहीं पड़ते उसके, कहीं भी गिर सकता है। तो इंडियन इकोनॉमी का जो हाल था वो उसी 1 साल वाले बच्चे की तरह था।
चल रही थी, लेकिन बहुत धीरे लड़खड़ाते हुए, कहीं पर भी गिर सकती थी। तो जैसे बच्चे का एक बहुत ही कहते हैं अनस्टेबल मूवमेंट होता है, धीरे धीरे पैर उठाता है, वो भी स्टेडी नहीं उठा पाता है, गिरने का एक उसका चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इंडियन इकोनॉमी की हालत भी ऐसी थी। अब आप एक मिनट सोच के देखिए, क्या हम ऐसे बच्चे को जो अभी प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकता है, गिरता है, लड़खड़ाता है, उस बच्चे को क्या हम सड़क पर चलने के लिए छोड़ सकते हैं? ऑब्वियसली द आंसर इज़ नो। उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, उसको हेल्प की ज़रूरत होगी। वो हेल्प उसकी मदर की हो, फादर की हो, या घर के और किसी पर्सन की हो कि वो उसकी उंगली पकड़े, उसके आसपास रहें। तो कुछ ऐसी ही हालत इंडियन इकोनॉमी की भी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी कि वो इतनी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड थी कि जो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस हैं, मांग और पूर्ति, कि भाई जिस चीज़ की डिमांड हो उसी का प्रोडक्शन हो, और सप्लाई जो होगा उसी चीज़ की होगी जिसकी रेट हाई होगी। तो ऐसी अगर इन दोनों फोर्सेस के सहारे इकोनॉमी को छोड़ दिया जाता, तो जो सोसाइटी का एक 2-3% वाला जो सेक्शन है, जो मल्टी बिलियनियर सेक्शन है, वो तो बहुत एंजॉय करता, लेकिन मास स्केल पर पब्लिक जो थी वो और ज़्यादा परेशान हो जाती। ओके, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के सहारे भरोसे इकोनॉमी को नहीं छोड़ा जा सकता था। इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। हालत ऐसी थी कि इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था, और वो भी इन्वेस्टमेंट भी छोटा मोटा नहीं, बड़े लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर। और मास जो था, पब्लिक मास जो था, वो बहुत ज़्यादा पुअर था। 2-4% लोग जो थे वो कैपेबल थे इन्वेस्टमेंट करने के, बट केवल इतने कम लोगों का इन्वेस्टमेंट जो था वो इनसफिशिएंट रहता इकोनॉमी को स्ट्रेंथेंड बनाने के लिए। तो ऐसे टाइम में सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जिसका जो कौन करे? गवर्नमेंट करे। हैंस द रिकोर्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसलिए प्लानिंग वाले मोड को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, क्योंकि बिग बिजनेस हाउसेस थे नहीं, लोगों का इनकम लेवल बहुत लो था, इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था वो पॉसिबल नहीं था, और बिना इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमी को का जो डेवलपमेंट पेस है, स्पीड है, उसको एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता था। तो इस वजह से एट दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्लानिंग मोड वाले फॉर्मूले को अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। Planning in India was closely linked to the choice of economic system. ये जो प्लानिंग इन इंडिया का जो टॉपिक है, ये जुड़ा हुआ है किससे? चॉइस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम से। इकोनॉमिक सिस्टम टू रेफर द इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। इकोनॉमिक सिस्टम से मतलब है कि कंट्री के अंदर जो आर्थिक जो क्रम है, एक्टिविटीज़ का ऑर्डर, वो कैसा है, इसके बारे में आपने 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम बताए गए थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो चार्ज होता है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की वो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ सेक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के वो प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट मिलकर काम करते हैं। तो ये जो प्लानिंग वाला फॉर्मूला है, ये बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है कि इकोनॉमिक सिस्टम से, कि वो किस सिस्टम के अंदर प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है तो अकॉर्डिंगली प्लानिंग होगी, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है तो अकॉर्डिंगली प्लानिंग होगी, और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है तो अकॉर्डिंगली प्लानिंग होगी। ओके, इट एनकम्पासेस इंक्लूड द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिक ऑर्डर से मतलब आ गया कि भाई इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? प्रोडक्शन का सिस्टम, द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, जो रिसोर्स हैं कंट्री के
उनका अलोकेशन बंटवारा किस तरह से करना है, द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, और जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है। ये तीनों चीज़ें इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाती हैं और इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर इकोनॉमी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर टॉपिक ये अभी कंटिन्यू है, लेकिन उससे पहले एक श्रीमान है पीसी महालनोबिस, इनके बारे में एक शॉर्ट नोट आ रहा है, तो इसको आप देख लीजिए। एक्चुअली ये एक इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। 1893 में इनका बर्थ हुआ और 1972 में इनकी डेथ हुई। और इंडिया के अंदर ये जो प्लानिंग फार्मूला स्टार्ट हुआ 5 ईयर प्लान वाला, उसका जनक, उसका फाउंडर इन्हीं को कहा जाता है, पीसी महालनोबिस। ओके, थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, फुल नेम, इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? जो मकान का नक्शा बनाता है। तो इंडियन इकोनॉमी का ये जो प्लानिंग वाला जो नक्शा था, ये किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस ने, ये उन्हीं का आइडिया था। एन एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन, एक बहुत ही प्रसिद्ध सांख्यिकी विद थे ये। ही मेड अ लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू Indian planning during the second 5-year plan when he developed a model of industrial investment towards building up a domestic consumption goods sector. Mahalanobis made significant contribution to the field of statistics in India. He established Indian Statistical Institute ISI in Calcutta. क्वेश्चन बन सकता है कि ISI जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो किसने इस्टेब्लिश किया? पीसी महालनोबिस ने किया। कहाँ हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। एंड स्टार्टेड अ जर्नल बोलते हैं मैगजीन को, और इससे रिलेटेड एक जर्नल भी इन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम था संख्या। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क का कि संख्या क्या है। विच ही इज़ रेस्पेक्टेबल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिशियन टू डिस्कस देयर आइडियाज। और इस जर्नल में, इस मैगजीन में जो स्टैटिस्टिशियंस, इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उनके आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीसी महालनोबिस के बारे में एक शॉर्ट नोट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें 2-3 कि भाई 5 ईयर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले, उसको इनिशिएट करने वाले कौन से इकोनॉमिस्ट थे? पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया इंडिया में? तो ISI को किया। कहाँ किया? कैलकाटा में किया। एक जर्नल उन्होंने निकाला, तो संख्या। तो संख्या का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भाई कमेंट ऑन संख्या। संख्या क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। संख्या इज़ अ जर्नल स्टार्टेड बाय पीसी महालनोबिस in which respectable forum of statistician to discuss their ideas. ओके, तो ये बात यहाँ पर ख़त्म होती है पीसी महालनोबिस से रिलेटेड। अभी हम वापस अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। आगे देखिए, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वी मीन द वे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रोडक्शन सिस्टम से मतलब है कि किस तरीके से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रिसोर्स अलोकेशन, और रिसोर्स अलोकेशन का मतलब होता है बंटवारा। रिसोर्स एलोकेशन के बंटवारे के सिस्टम से मतलब है वी मीन व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, ये तय करना। क्योंकि रिसोर्सेज तो वही हैं, लिमिटेड हैं। अब इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट अगर आज की तारीख के अंदर तय कर दे कि भाई एक घर में 200 यूनिट बिजली से ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इतनी ही बिजली है हमारे पास, इतनी पावर है, तो अब हमको तय करना पड़ेगा कि मैक्सिमम बिजली का यूज़ जो है वो कौन से काम में, क्योंकि बिजली के यूजेस तो मल्टीपल हैं, हम बहुत सारे अलग अलग कामों में ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लिमिटेड पावर है तो फिर हमको अलोकेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह का अलोकेशन कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएँ, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस की जाएँ या कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएँ या दोनों बराबर बराबर की जाएँ, वट एवर, ये तय करना, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ रिसोर्स अलोकेशन। एंड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, बांटना, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से वी मीन से द वे पीपल गेट रिवार्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विस, कि लोग जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में लोग जो हैं इन्वॉल्व होंगे एज अ लेबर, एज अ लैंड, एज अ
कैपिटल एज एंटरप्रेनर, तो उसके बदले में उनको रिवार्ड किस तरह से दिया जाएगा। वेज फॉर लेबर, मजदूरी जो है वो किस तरह से दी जाएगी ये तय करना। लैंड के तौर पर अगर पार्टिसिपेट करती है पब्लिक, लैंड देती है अपनी प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो उसका रेंट का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या रेगुलेशन होगा। कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, तो उस पार्टिसिपेशन के बदले में जो कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप इसके बारे में बीएसटी में आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोडक्शन के सारे मीन्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के स्किल को ही एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो इसके बदले में जो रिवार्ड मिलता है उसको प्रॉफिट कहा जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो प्रॉफिट मिलेगा उसका क्या रेगुलेशन होगा। इन चारों चीज़ों को तय करने वाले सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे देखिए। तो ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, एज आई टोल्ड अर्लियर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, दीज सिस्टम्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मार्केट फोर्स। और इन तीनों सिस्टम को डिफरेंशिएट किया जाता है कि जो मार्केट फोर्सेज हैं, मार्केट फोर्सेज कौन सी, डिमांड एंड सप्लाई की, उनको किस लेवल की फ्रीडम मिली हुई है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो डोमिनेट करता है सिस्टम, वो करता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का, ठीक है। जैसे लाइक अमेरिका, टोटल प्राइवेट सेक्टर है, जिन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी केवल उन्हीं का प्रोडक्शन होगा, जिनकी रेट ज़्यादा होगी उनकी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। वेलफेयर का कॉन्सेप्ट बहुत नेग्लेक्जिबल होता है कैपिटलिस्ट में। जो फिट होता है बंदा सबसे ज़्यादा, वही ज़्यादा सर्वाइव करता है। इसके लिए एक टैग लाइन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा। कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज होती हैं वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं करती हैं। गवर्नमेंट तय करती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। ओके, गवर्नमेंट तय करेगी कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे करना है और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और तीसरा जो सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके बारे में अभी बताया था कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें दोनों टाइप की जो इकोनॉमीज़ हैं उनके कुछ फीचर्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। तो इन तीनों में जो डिफ्रेंशिएशन है वो डिफ्रेंशिएशन क्या है, मार्केट फोर्सेस की फ्रीडम का अलग अलग लेवल। तो कैपिटलिस्ट में फ्रीडम सबसे ज़्यादा होती है मार्केट फोर्सेस को, सोशलिस्ट में सबसे कम होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में 50-50 आप बोल सकते हैं। When market forces are allowed to function freely, ये आ गई बात, विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब मार्केट फोर्सेस को अनुमति होती है कि वो फ्रीली अपनी मर्जी से फंक्शन कर सकें इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम और कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज सेट टू प्रिवेल। तो माना जाएगा कि कैसी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द अंडर करंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन सच एन इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो लास्ट मोटिव होता है, अंतिम ध्येय, अंतिम उद्देश्य, वो होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। पब्लिक के वेलफेयर या इंटीग्रेटेड वेलफेयर या कंट्री के वेलफेयर का कोई मोटिव इसमें नहीं होता है, क्योंकि टोटल प्राइवेट सेक्टर प्रिवेल करता है इकोनॉमिक सिस्टम में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। गवर्नमेंट की कोई बसेस नहीं चलती हैं, गवर्नमेंट की रेलवेज़ नहीं होती है, गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का काम कुछ नहीं होता है सिवाय टैक्सेशन के। टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्ट करती है। केवल डिफेंस तक गवर्नमेंट का जो काम है वो डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, यस, इन द कंट्री लॉ एंड ऑर्डर, और बॉर्डर लाइन पर डिफेंस को स्ट्रेथन करना और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना, ये बस 2 ही काम होते हैं गवर्नमेंट के। इसके अलावा बाकी सारे काम जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का जो लास्ट मोटिव है वो वेलफेयर करना नहीं बल्कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हुई। और अब दूसरी बात करते हैं, व्हेन द मार्केट फोर्सेज आर नॉट फ्रीली ऑपरेटिव। जब मार्केट फोर्सेज स्वतंत्र रूप से संचालन नहीं कर पाती हैं अपना, यानी कि बहुत सारे चेक्स होते हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, और गवर्नमेंट डिसाइड और गवर्नमेंट तय करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है,
रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये तीनों बातें कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो सच एन इकोनॉमी इज कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट सोसाइटी इज सेड टू प्रिवेल। ओके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इज द अंडर करंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन सच एन इकोनॉमी। और ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो सोशल वेलफेयर है वो प्रिवेल करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं। आज आप देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई फीसेस वगैरह नहीं ली जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि बच्चों को, सोसाइटी के जो लोग हैं उनको एजुकेशन देना है। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर कोई फीसेस वगैरह चार्ज नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि मेन मोटिव जो होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का वो होता है सोशल वेलफेयर। और इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं एट द प्रेजेंट टाइम चाइना। ओके, और तीसरा आपका टाइप आता है व्हेन द गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस टुगेदर डिसाइड। जब गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वो दोनों मिलकर तय करती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, then it is called mixed economic system is said to prevail. Maximization of profit and maximization of social welfare go hand to hand in such an economy. ऐसी इकोनॉमी में, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव भी होता है और सोशल वेलफेयर का भी। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा खुद का देश, कंट्री इंडिया, भारत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो दोनों हैं मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी है। ठीक है ना, तो जहाँ पर जो कैपेबल है वो प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज को अवेल करे, और जो कैपेबल नहीं है गवर्नमेंट ने उसके लिए सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवा रखी हैं। ठीक है, व्हेन 5 ईयर प्लान्स वर लॉन्च, और जब 5 साल का ये जो योजना लागू की जाती है, इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जब ये स्टार्ट किया गया तो उस समय इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा, बजाय सोशलिस्टिक या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के। सेलिएंट फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ दीज इकोनॉमिक सिस्टम आर डिस्कस एज अंडर। अब इन इकोनॉमिक सिस्टम के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, सेलिएंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, मुख्य जो फीचर्स हैं वो आगे दिए गए हैं। दिस विल एनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम के सेलिएंट फीचर्स को पढ़ने के बाद हम इस बात को समझ पाएंगे कि इंडिया ने क्यों कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को या क्यों केवल सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट नहीं किया प्लानिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों चुना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम 1 बाय 1 करके कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ओके, आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप पहले वीडियो को अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, और फिर कंसर्निंग बुक से एक बार आप दोबारा पढ़िएगा। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो उसको मार्क करके रखें, उसको हम डाउट क्लास में, ऑफलाइन क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।